हेलो एवरीवन। तो एक दिन शूजिन अपने भाई चन के साथ अपने फैमिली हाउस में वापस आती है। उसकी मम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप की लग रही थी और लगता था कि दोनों बहन भाई उनसे बहुत डरते हैं। अब जब शूजिन अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसके कमरे से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्से में भी आ जाती है और परेशान भी होती है। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं सॉन्ग को, जो कि अपने फायर ट्रक से उतरा था, लेकिन उसकी भी कोई चीज़ मिसिंग हो गई थी और वो वही लाइटर था जो उसे बहुत प्यारा था। 10 साल से उसने संभाल के रखा हुआ था, जिसपे शू की फोटो थी। शू अपनी मम्मी से कहती है कि मेरे वुडन स्कल्पचर्स कहाँ गए, लेकिन उनका कहना था कि ये फजूल सी हॉबी साइड पर रखो और कुछ अच्छे काम किया करो। अपनी मर्जी से तुम डॉक्टर तो बन गई हो, तुम्हें चाहिए था कि तुम हमारा फैमिली बिजनेस संभालती। अब इस तरह की हॉबीज तुम्हारी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और फिर इतने में उनके घर पर शियाओ आ जाता है, जो कि शू का कज़न था और वो काफ़ी लाइट हार्टेड और फनी टाइप का लग रहा था। लगता था कि दोनों बहन भाई से उसकी काफ़ी दोस्ती है। आज शियाओ ने उन्हीं के घर पर खाना खाना था। आंटी चैन को कहती है कि तुम्हें शियाओ से कुछ सीखना चाहिए। इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुमने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। अब वो चाहती थी कि उनका बेटा रिलेशनशिप में आ जाए, लेकिन उनकी एक ही शर्त थी कि लड़की हमारे ही सोशल स्टेटस की होनी चाहिए। वो शू को और चैन को दोनों को एक एक इन्वेलप देती हैं और कहती हैं कि ब्लाइंड डेट के लिए इनमें से तुम्हें कौन पसंद है खुद ही सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर खाना खाते हुए शियाओ शू को और चैन को इनवाइट करता है कि मैंने नया बार बनाया है, अगर किसी दिन तुम लोग अपसेट हो तो वहाँ ज़रूर आ जाना। और चैन को कहता है वहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स भी होती हैं, शायद तुम्हें भी कोई अपने जैसी मिल जाए। जबकि हमारा हीरो बेचारा सॉन्ग इस वक्त ट्रैश चेक कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका लाइटर ट्रैश में तो नहीं चला गया। लेकिन यहाँ पर सू पहुँच जाता है और उससे कहता है कि देख लो, तुम उसे आज तक भुला नहीं पाए, तभी तो 10 साल पुराना लाइटर तुम अभी तक सीने से लगा के फिर रहे हो। तो आज सॉन्ग भी उसे अपने दिल की बात बता देता है। कहता है कि हम दोनों अलग हुए हैं क्योंकि हमारे सोशल स्टेटस में डिफरेंस था और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसके काबिल हूँ। मैं 10 साल इसीलिए मेहनत करता रहा। मेरी कोशिश थी कि मैं हर चीज़ में नंबर 1 हूँ, ताकि जब उससे दोबारा मुलाकात हो तो मैं फ़ख्र से खड़ा हो सकूँ। लेकिन शायद ये सोशल स्टेटस का गैप कवर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं कभी भी उसके काबिल नहीं बन सकता। यहाँ पर सो उसे मशवरा देता है कि अगर तुम उसको पा नहीं सकते तो उसे भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। जबकि उधर चैन आता है शू के पास और उससे मशवरा देने लगता है कि तुम्हें चाहिए कि इन बॉयज़ में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। एक्चुअली ये सारे ही सॉन्ग से तो बेहतर होंगे। उसे शक था कि उसकी बहन आज तक सॉन्ग को भुला नहीं पाई। अब उसकी ये बातें सुनकर शू को गुस्सा आ जाता है और चैन तो पहले ही अपसेट था। तो अब दोनों बहन भाई अपना गम भुलाने के लिए शियाओ के बार में पहुँचे हुए होते हैं। शियाओ को जब मौका मिलता था वो शू से फ्लर्ट भी करने लगता था, लेकिन ये सब कुछ वो एज अ फन लेती थी। आज यहाँ पर उसके बार में एक नई लड़की आई हुई थी जिससे गलती से ड्रिंक गिर जाती है, लेकिन चैन को उस पर गुस्सा नहीं आया था। उसे कहीं ना कहीं वो लड़की अपनी सिस्टर के जैसी बहुत स्वीट हार्टेड और इनोसेंट लग रही थी। यहाँ पर बातों बातों में शू को पता चलता है कि इस नए बार की फायर रेस्क्यू टीम चेकिंग करने के लिए आएगी। तो वो फौरन से एक बहाने से उठ जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर उसे सॉन्ग नजर आएगा, लेकिन जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर ऑफिसर ली खड़ी हुई थी, जो कि उसे बताती है कि यहाँ पर चेकिंग करने का काम फायर फाइटर्स का नहीं होता, बल्कि इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। अब ये सुनकर शू काफ़ी निराश हो गई थी। उसे तो उम्मीद थी कि सॉन्ग यहाँ मिलेगा। इतने में शियाओ भी उसके पास आता है। वो उसे बताती है कि मुझे सॉन्ग मिला था और वो अब एक फायर फाइटर है। शियाओ उसे समझाता है कि देखो, जो पास्ट में हुआ था उसके बाद पॉसिबल नहीं है कि तुम दोनों एक हो सको, इसलिए कोशिश करो कि उसे भुलाओ और आगे बढ़ो। अब यहाँ पर बार को देखकर उसे कुछ यादें आने लगती हैं। एक दफ़ा स्कूल टाइम्स में जब वो बहुत शाय थी तो सॉन्ग के साथ बार में आई थी। यहाँ पर एक कपल किस कर रहा था जिसे देखकर वो शर्मा गई थी और सॉन्ग ने उसकी आइज़ कवर कर दी थी। अब इस याद के साथ वो रह नहीं पाती और उसका मन करता है कि वो फ़ौरन से सॉन्ग से मिलने के लिए जाए। तो वो फ़ौरन से फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट जाती है और कहती है कि सॉन्ग को बताएं कि उससे शू मिलने के लिए आई है। पर सॉन्ग जैसे ही उसका नाम सुनता है तो ये कहलवा देता है कि वो हॉस्टल में है ही नहीं। यहाँ पर ऑफिसर ली भी पहुँचती है और उसने आज दूसरी दफ़ा शू को देखा था। एक्चुअली सॉन्ग उसके सामने दूर करके खड़ा होता है। वो उसे दिखाना चाहता था कि देखो, मैं यहाँ पर हूँ लेकिन तुमसे मिलूंगा नहीं। शू बेचारी उसे इस तरह से देखकर काफ़ी सैड हो जाती है, जबकि सू आकर बार बार सॉन्ग को कहता है कि जाओ एक दफ़ा उससे मिल तो लो, इतनी रात को आई है। लेकिन सॉन्ग का कहना था कि मेरे लिए इस लड़की की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो मैं उससे क्यों मिलने जाऊँ।
अब नेक्स्ट डे से सॉन्ग की वेकेशन स्टार्ट हो रही थी, तो वो अपने फैमिली हाउस आता है। यहाँ पर आंटी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसके लिए खाना परोसती हैं। उसे बताती कि तुम्हें तलाश करते हुए शूचिन भी यहाँ आई थी, क्या तुम अभी भी उसके लिए कोई फीलिंग्स रखते हो? लेकिन सॉन्ग साफ कह देता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ और जैसे उसकी शक्ल देखता हूँ मुझे बहुत एनोइंग लगती है वो। और फिर इसके साथ ही उसे पास्ट की यादें आने लगती हैं। इसी घर में वो एक दफ़ा अपनी गर्लफ्रेंड शूजिन को लेकर आया था। वो बहुत अमीर घराने से थी। उसके घर वालों ने उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया था। उसको भी ये छोटा सा घर बहुत क्यूट लगता है और वो उससे कहती है कि ये इतना लाइवली और इतना प्यार भरा है कि मैं यहाँ पर सारी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ था कि अपनी मम्मी के प्रेशर की वजह से वो सॉन्ग से मिलने के लिए आती है और उससे बहुत बुरा बर्ताव करती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे और मेरे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है, तुम्हारे साथ मैंने फ़न करना था कर लिया, लेकिन अब तुम बहुत बोरिंग हो गए हो। सॉन्ग समझ जाता है कि करीबी गाड़ी में इसकी मम्मी है और वो इसे फोर्स कर रही हैं ये सब कहने के लिए, लेकिन उसका कहना था कि प्लीज़ मुझे और तंग मत करो। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा छोटा सा घर, वहाँ पर मेरा दम घुटता है, इसलिए फ़र्क देखो तुम्हारे और मेरे स्टेटस में और अपनी औकात पहचानो। ये कहकर वो चली गई थी और सॉन्ग बेचारा उसी की गाड़ी के पीछे काफ़ी देर तक भागता रहा था। ये सब देखकर शू बहुत रोती है। अब जब शू सॉन्ग से नहीं मिल रही थी तो वो उसके घर पर आता है और लिख कर जाता है कि मैं तुम्हारा पार्क में वेट करूंगा, लेकिन वो अक्सर उसका वेट करता रहता था लेकिन वो कभी भी नहीं आई थी। और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि शहर में हैवी रेन और स्टॉर्म के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सॉन्ग की छुट्टियां जैसे ही शुरू हुई थी उसी के साथ ही खत्म हो जाती है। अगले ही दिन उसे वापस काम पर आना पड़ता है। उधर शूजिन के हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी थी। एक दिन जल्दी में वो हॉस्पिटल जा रही होती है कि यहीं पर ही एक अंडरपास में उसकी गाड़ी स्टक कर गई थी और इसके साथ ही उसके सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं। उसकी गाड़ी के अंदर पानी एंटर होना शुरू हो गया था और उसे लग रहा था कि जैसे वो डूब जाएगी। उसकी गाड़ी में कोई हैमर नहीं था। वो 119 पर कॉल करती है और अपनी रेस्क्यू के लिए बुलाती है। इतने में पानी बहुत ऊपर आता जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो यहीं पर ही डूब कर मर जाएगी कि इतने में उसे उम्मीद नजर आती है जब सामने से कुछ फायर फाइटर्स उसे बचाने के लिए आ रहे थे। सॉन्ग एक दफ़ा टॉर्च की रोशनी डालता है तो उसे समझ आ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका फर्स्ट लव शू है। अब वो बहुत मुश्किल से गाड़ी को उस गड्ढे से निकालता है और फिर किसी तरह से उसका शीशा तोड़ के उसको बचा लेता है। वो खुश था कि वो बिल्कुल सेफ है और फिर वो उसे कैरी करता है और अपने साथ पानी से बाहर ले आता है। यहाँ पर सारा रास्ता शू ने उसे अच्छे से हक किया हुआ था, लेकिन सॉन्ग उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे इतने क्लोज मत आओ। उसके सारे कपड़े भीग गए थे तो वो उसके लिए एक जैकेट भी मंगवाता है। शू उससे पूछती है कि क्या रेस्क्यू के टाइम पर तुम्हें पता था कि ये मैं हूँ जो गाड़ी में फंसी हुई हूँ? लेकिन आगे से सॉन्ग उससे बहुत गुस्से से बोलता है और कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई डॉग भी फंसा होता ना तो मैं उससे भी ऐसे ही बचाता। वो उसे डांटता भी है कि इतना हैवी स्टॉर्म है, तुम घर पर नहीं टिक सकती थी। लेकिन शू का कहना था कि मेरा प्रोफेशन भी तो तुम्हारी तरह है, जान बचाने वाला। और बस ये सुनते ही वो अपनी बोट में बैठकर चला जाता है, जबकि सॉन्ग अपने रास्ते निकल पड़ती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।